हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल उमेश कुमार अपडेटिंग। जैसा कि ट्रांसफर प्राइसिंग का लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 और उसके आगे देखने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं और समझते हैं। PEX is a manufacturing company of which division PQR manufacture a single standardized product. Some of output is sold externally, uh, which leaves the remainder is transferred to division RPQ, where it is sub-assembly and manufacture of that division's product. PQR has the capacity annual to produce 30,000 unit of a product. The unit of division PQR's product as under। तो इसमें बोल रहा है कि PEX एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके अंदर दो डिवीजन है, PQR और RPQ। तो PQR एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो कि बाहर मार्केट में भी बिकता है और जो बच जाता है वो आरपीक्यू को ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो और यहाँ पे आरपीक्यूआर का जो पीक्यूआर जो डिवीजन 1 है जिसका कैपेसिटी एनुअल कैपेसिटी वो 30,000 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट है। और जो PQR का जो कॉस्ट है प्रोडक्ट का वो नीचे दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट को बनाने के लिए 40 रुपीज़ लगता है, डायरेक्ट लेबर 20 रुपीज़, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20 रुपीज़, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग अदर ओवरहेड्स लगता है 20 रुपीज़ का, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 40 रुपीज़ का, एंड सेलिंग एंड पैकेजिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल है वो 10 रुपीज़ का लगता है और टोटल 150 रुपीज़ का लगता है PQR का एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है। एनुअली 20,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर सोल्ड एक्सटर्नली एट द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ ₹300 पर यूनिट। तो PQR का जो प्रोडक्ट बनता है टोटल 30,000 है, जैसा कि ऊपर दिया हुआ था, पूरा साल में बनता है। उसमें से 20,000 हम लोग मार्केट में बेच पा रहे थे एक्सटर्नल 300 करके, और जो रिमेनिंग 10,000 है आई थिंक वो ट्रांसफर होगा डिवीजन RPQ को। तो नीचे देखते हैं कि इन एडिशन टू एक्सटर्नल सेल्स 10,000 यूनिट आर ट्रांसफर्ड एनुअली टू डिवीजन RPQ एट द इंटरनल ट्रांसफर प्राइस ऑफ ₹290 पर यूनिट। तो वही जो 20,000 टोटल 30,000 PQR का यूनिट बन रहा था, जिसमें से 20,000 एक्सटर्नली मार्केट में सोल्ड कर रहे थे। इसके अलावा जो 10,000 बैलेंस बच रहा था वो RPQ में ट्रांसफर कर रहे हैं 290 करके। द ट्रांसफर प्राइस इज ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग variable selling and packaging expenses from external price since those expenses are not incurred for internal transfer। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो सेलिंग एंड पैकेजिंग एक्सपेंसेस का वेरिएबल कॉस्ट आ जा रहा है 10,000। यदि आप मार्केट में बेचते हैं PQR का एक PQR का प्रोडक्ट, तो उसमें ₹10 का पर यूनिट खर्चा हो रहा था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का। लेकिन ये कौन सा है, माफ कीजिएगा ऊपर आ गया। आइए चलते हैं वापस से वही क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ पे लेकिन क्या है कि अगर आप इंटरनल ट्रांसफर करते हैं RPQ को 10,000 यूनिट ट्रांसफर करते हैं तो उसमें ये जो 10,000 का सेलिंग एक्सपेंसेस है वो इनकर नहीं होगा, ये लिखा हुआ था। ठीक है। तो डिवीजन RPQ इनकॉर्पोरेट द ट्रांसफर्ड इन गुड्स इनटू मोर एडवांस प्रोडक्ट। द यूनिट कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। तो RPQ जो PQR का यूनिट आता है उसको मिला करके एक बहुत ही एडवांस प्रोडक्ट बनाता है, और RPQ का एक यूनिट बनाने का जो कॉस्ट है ट्रांसफर्ड जो ट्रांसफर PQR का जो आता है प्रोडक्ट वो 290 करके तो लगता है। इसके अलावा डायरेक्ट मटेरियल एंड कंपोनेंट 230 का लगता है पर यूनिट, और डायरेक्ट लेबर 30 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 120 रुपीज़ पर यूनिट लगता है, वैसे फिक्स्ड ओवरहेड 120 पर यूनिट, एंड सेलिंग एंड पैकेजिंग एक्सपेंसेस जो बाहर में बेचने के लिए लगता है वो 10 रुपीज़ का लगता है। यानी कि जो टोटल कॉस्ट आ जाता है RPQ का एक यूनिट बनाने का वो 800 का आ रहा है। ठीक है। इसके नीचे हम लोग देखते हैं डिवीजन RPQ's मैनेजर डिसएग्री विद द बेसिस यूज्ड सेट the transfer price argues that the transfer should be made at variable cost plus agreed minimal markup because his division is taking output that the division PQR would be unable to sell of rupees a price of rupees 300। तो RPQ का जो मैनेजर है वो 290 का जो ट्रांसफर प्राइस सेट किया था मुझसे डिसएग्री है। ठीक है। डिसएग्री इसीलिए है क्योंकि वो जो 300 पर यूनिट जो बेच पा रहा था वो सिर्फ 20,000 यूनिट ही बेच रहा था आउट ऑफ 30,000, यानी कि 10,000 वो मार्केट में सेल नहीं कर पा रहा था। तो वो जो
आरपीक्यू का मैनेजर है वो चाहता है कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस कुछ आप प्रॉफिट उस पर कमा लीजिए और उसके हिसाब से आप हमको पीक्यूआर दे दीजिए, ठीक है। तो partly because of disagreement, a study of the relationship between selling price and demand has recently been carried out for each division by the company's sales director. The study has brought the following demand schedule. तो इस डिसएग्रीमेंट की वजह से जो रिलेशनशिप है सेलिंग प्राइस में और जो डिमांड में, वो ऐसे आएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी है कि अगर आप इतना डिमांड बाजार में रहेगा तो सेलिंग प्राइस पीक्यूआर का इतना रहेगा, और वैसे ही आरपीक्यू का अगर डिमांड इतना है तो सेलिंग प्राइस इतना रहेगा। तो सबसे पहले डिवीजन पीक्यूआर का देखते हैं। तो डिमांड जब 30,000 रहेगा बाजार में, ठीक है, तो 200 करके आपको बेचना पड़ेगा। वैसे ही 20,000 ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था, 20,000 एक्सटर्नल डिमांड था तो 300 पर यूनिट पीक्यूआर का बिक रहा था। वैसे 10,000 अगर आप बाहरी डिमांड है तो उसमें आप बेचेंगे 400 पर यूनिट करके। वैसे आरपीक्यू का है कि 14,400 का अगर डिमांड है तो उसमें सेलिंग प्राइस आरपीक्यू का पर यूनिट 800, और डिमांड घट के 10,000 हो जाता है तो उस केस में 900 में बेचेंगे, और 5600 का डिमांड रहता है तो उस केस में आपने बेचेंगे 1,000 यूनिट। The manager of the division RPQ claimed that the study support in his case. He suggests that a transfer price of rupees 120 would give division PQR a reasonable contribution to its fixed overhead while allowing division RPQ to earn a reasonable profit. He also believed that it would lead the increased output of improvement and overall company profit will increase. इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ कंपनीज प्रॉफिट यानी कि बढ़ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जो मैनेजर था आरपीक्यू का वो एक स्टडी सपोर्ट के अकॉर्डिंग सपोर्ट करता है कि अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग यानी कि पीक्यूआर अगर ट्रांसफर प्राइस रखता है 120 इंस्टेड ऑफ 290, तो इससे क्या होगा कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे जो बोला हुआ रिक्वायरमेंट में पहला है कि कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइस 290 पर यूनिट ऑफ ऑन कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैलकुलेट द ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स। तो यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस पहला केस में बोला है कि आप 290 रखिए, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है और ऑप्टिमल मिक्स क्या बनेगा। तो सबसे पहले जब भी ऑप्टिमल मिक्स का बात होता है कंट्रीब्यूशन का एनालिसिस करते हैं, अपने कंट्रीब्यूशन के एनालिसिस करके कि हाँ जिस प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है उसको अपने ज़्यादा बनाता है, वैसा एक फंडा होता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले सॉल्यूशन 1 देखते हैं, कंट्रीब्यूशन देखते हैं। कंट्रीब्यूशन एनालिसिस ऑफ डिवीजन का कंट्रीब्यूशन एनालिसिस करते हैं। तो पीक्यूआर के बारे में सबसे पहले कर लेते हैं। तो पीक्यूआर का यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं आप डिवीजन पीक्यूआर सेलिंग प्राइस दिया हुआ था तीनों केस में। जब आपका डिमांड 30,000, 20,000 एंड 10,000 रहता है तो सेलिंग प्राइस रहता है 200, 300 एंड 400। तो यहाँ पे आ गया मेरा 200, 300 एंड 400 सेलिंग प्राइस, उसको माइनस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 110 कैसे आया, आइए इसको देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि टोटल जो फिक्स कॉस्ट है 150 का था, माइनस जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर माइनस कर देते हैं -10, और फिर माइनस कर देते हैं 40 फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड -40, तो मेरा 100 आ रहा है, 100 आ रहा है। लेकिन अपने को यहाँ पे वेरिएबल में जितना टाइप का वेरिएबल था वो सारा, मतलब 150 -40 जो फिक्स कॉस्ट था उसको माइनस करते हैं तो 110 ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ जा रहा था, ठीक है, पीक्यूआर के लिए। तो पीक्यूआर के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट है 110 आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जब मेरा सेलिंग प्राइस 200 रहता है तो उसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 90 का आ जाता है, वैसे 300 रहता है तो 190 का, वैसे 400 रहता है तो 290 का आ जाता है। और डिमांड तीनों सिनेरियो में मेरा दिया हुआ था कि जब 30,000, 20,000 और 10,000, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट करते हैं तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। जैसे यहाँ पे सबसे पहले जब मेरा डिमांड 30,000 था उस केस में कंट्रीब्यूशन मेरा आया 27 लाख, यानी कि 90 इंटू 30,000 27 लाख। वैसे जब मेरा डिमांड 20,000 था उस केस में मेरा कंट्रीब्यूशन आया 20,000 इंटू 190, यानी कि 38 lakhs। वैसे ही आ गया 29 lakhs। The above table shows the 300 price is most profitable and cutting price would not increase profit। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 38 लाख है, जो जब मेरा सेलिंग प्राइस
यहाँ पे 300 था, तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है 38 लैक्स का आ रहा था। तो उसमें हम लोग क्या है कि 20,000 अपना डिमांड वाला ही फंडा फॉलो करेंगे, यानी कि 20,000 बाहर में बेचेंगे, 10,000 आप ट्रांसफर करके ले लीजिए ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपने कंट्रीब्यूशन देखेंगे डिवीजन RPQ के लिए, कि अपना जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पे दिया हुआ था 800, 900, 1000, तो 800, 900 और 1000 था। वेरिएबल कॉस्ट 680 कैसा है इसको देखने वाले हैं अभी। तो जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 800 टोटल कॉस्ट था RPQ का, एक यूनिट का 800 माइनस 120 मेरा इसमें फिक्स्ड ओवर रेट था, माइनस 120 कर दिया, यानी कि 680। तो यही वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 680 आ गया है। तो सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। जब सेलिंग प्राइस 800 था, कंट्रीब्यूशन आया 120 पर यूनिट, और 900 था तो 220, वैसे ही 1000 था तो 320 आ गया। वैसे डिमांड जो पर यूनिट था 14,400 क्वेश्चन में दिया हुआ था, 3 केस था, और 10,000 और 5,600। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन, जब मेरा डिमांड 14,400 था तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया था 17,28,000। जब मेरा डिमांड था 10,000 तो कंट्रीब्यूशन आया था 22 लाख। मतलब ये तीनों में से ये सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो ये मेरा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन था। अब अपने देखने वाले हैं जो कंट्रीब्यूशन जब मेरा ट्रांसफर प्राइस 120 था। तो जब मेरा ट्रांसफर प्राइस 120 होगा तो जो कंट्रीब्यूशन RPQ का होगा वो कितना होगा। तो तीनों जब सेलिंग प्राइस तीनों कंडीशन में देख लेंगे कि 800, 900, 1000 सेलिंग प्राइस था। तो वेरिएबल कॉस्ट जो मेरा 510 वो कैसा है उसको देख लेते हैं। तो RPQ में चूंकि वहाँ पे 290 के जगह पे मेरा जो कॉस्ट है वो 120 हो गया, 120, ठीक है। अब प्लस 230 प्लस 30 प्लस 120 वेरिएबल ओवरहेड प्लस 3 सेलिंग वाला, ठीक है। आपने फिक्स्ड वाला नहीं लिया तो मेरा 510 आ गया, ठीक है। तो वही वेरिएबल कॉस्ट आ गया 510, 510। तो यहाँ पे ये जो है वेरिएबल कॉस्ट आ गया 510। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जब मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट 800 था तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 290 आ गया, और जब 900 था तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 390 आ गया। वैसे 1000 था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 490 आ गया है। और जो डिमांड था 14,000, 10,000 और 5,600 का था। तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो मेरा आ गया जब मेरा डिमांड यूनिट 14,400 था, तो उस केस में मेरा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है जब ट्रांसफर प्राइस 120 था तो 41,76,000, जब डिमांड 14,400 यूनिट था RPQ का, ठीक है। तो अब अपने यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि किस प्रोडक्ट को अपने कितना बनाएंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो थ्योरी है, ये जो ऊपर का है इसको यहाँ पे एनालिसिस करके यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ डिवीजन PQR इज गिवन 30,000 यूनिट्स, hence there is no question of internal transfer if entire 30,000 are sold by division PQR in the external market. However, from the above computations it is clear that division PQR would sell 20,000 unit external market to optimize the profit, and therefore maximum transfer to division RPQ is 10,000 unit only. तो जैसा कि आपको पता है PQR का जो टोटल कैपेसिटी था वो 30,000 यूनिट का बनाने का था, और जब अपने 20,000 यूनिट बना रहे थे, 20,000 यूनिट बाहर में बेच रहे थे, तो उसमें कंट्रीब्यूशन मेरा सबसे ज़्यादा आ रहा था 38 लैक्स का, यानी कि 20,000 यूनिट हम बाहर में बेचेंगे और 10,000 यूनिट हम लोग RPQ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला द क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफरिंग 14,400 यूनिट वुड arise as alternative to analyze the overall profit only when division PQR sell 10,000 into external market based on the demand projection of division RPQ. The demand level of 5,600 unit is not relevant. ये relevant नहीं होगा 5,600 unit. It can be further noted from the problem that division RPQ will purchase the entire quantity only from division PQR not externally. Hence the various option would be as follows. तो वही है कि बाहर से कोई भी RPQ है जो बाहर से कुछ भी खरीदेगा नहीं, जो भी ट्रांसफ़र करके लेगा वो PQR से लेगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन अपना बन जा रहा है। पहला ऑप्शन में क्या, जब एक्सटर्नल डिमांड PQR का था 20,000 तो अपने RPQ में ट्रांसफ़र करेंगे 10,000,
और वैसे ही सेकेंड वाले में जब एक्सटर्नल डिमांड जब पी क्यू आर का था 10,000 तो उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं 14,400। और तीसरा ऑप्शन में कि 10,000 जब एक्सटर्नल डिमांड को 10,000 ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि 5,600 वाला जो है वो रिलेवेंट नहीं था पी क्यू आर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन ये ऑप्शन बन जाता है। तो अब अपने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी का देखते हैं कि ओवरऑल कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगा। जब ट्रांसफर प्राइस 290 था तो क्वेश्चन का पहला ही रिक्वायरमेंट था कि जब ट्रांसफर प्राइस 290 था तो ओवरऑल प्रॉफिट है जो कंपनी कितना कमाएगी, तो उस पर सबसे पहले ध्यान देने वाले। तो यहाँ पे एक्सटर्नल पी क्यू आर का जो एक्सटर्नल सेल होगा वो 20,000 10,000 10,000 वैसे ट्रांसफर कर देंगे आरपीक्यू को 10,000 14,400 और 10,000। तो यहाँ पे अपने सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू डिवीजन पी क्यू आर। एक्सटर्नल सेल की वजह से पी क्यू आर को कितना डिवीजन पी क्यू आर को कितना कंट्रीब्यूशन आता है जब एक्सटर्नल डिमांड 20,000 10,000 10,000 रहता है। तो आइए इसको देख लेते हैं, अपने ऊपर कैलकुलेट किए थे जब यहाँ पे अगर हम लोग पी क्यू आर में देखते हैं कि जब अपने ट्रांसफर कर रहे थे तो यहाँ पे जब डिमांड एक्सटर्नल डिमांड 20,000 था तो कंट्रीब्यूशन 38 लाख था, और जब एक्सटर्नल डिमांड 10,000 था तो कंट्रीब्यूशन 29 लाख था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 38 लाख आ गया 20,000 एक्सटर्नल डिमांड के लिए और 10,000 एक्सटर्नल डिमांड के लिए आ गया 29 लाख। वैसे कंट्रीब्यूशन टू ट्रांसफर पी क्यू आर को अपने जो ट्रांसफर कर रहे थे 290 पे, तो उस केस में मेरा जो है कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था। तो अपने देख लेते हैं इसका जो है अपने जो बनाए हुए हैं, तो अपने बनाए हुए नहीं है क्योंकि अपने 290 पे तो ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक है, 290 पे ट्रांसफर कर रहे थे पी क्यू आर को, और पी क्यू आर का खुद का जो वेरिएबल कॉस्ट था वो कितना था, यहाँ पे 40 रुपीज़ का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 20 रुपीज़ का, इसके अलावा डायरेक्ट डिफरेंस 20 रुपीज़ का प्लस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्लस 20 रुपीज़ का था, यानी कि 100 का जो है कॉस्ट आएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो रिलेवेंट होता ही नहीं है और जो सेलिंग पैकेजिंग इनकर ही नहीं होगा इंटरनल ट्रांसफर का, यानी कि 100 जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट आ जा रहा था। तो पी क्यू आर को अपने जब भी ट्रांसफर कर रहे थे यहाँ पे, तो मेरा जो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा, जब क्योंकि 100 मेरा वेरिएबल कॉस्ट था 290 पे ट्रांसफर कर रहा था, 290 माइनस 100 यानी कि 290 माइनस 100 जो वेरिएबल कॉस्ट था, यानी कि 190 पर यूनिट ट्रांस आएगा कंट्रीब्यूशन आरपीक्यू को ट्रांसफर करने से, यानी कि जब 10,000 यूनिट ट्रांसफर कर रहे थे 190 इंटू 10 लैक्स सॉरी 10,000 यानी कि 19 लैक्स, वैसे ही 190 इंटू 14,400 190 इंटू 14,400 यानी कि 27,36,000 और वैसा ही 19 लाख आ गया 10,000 यूनिट के लिए। अब कंट्रीब्यूशन टू डिवीजन आरपीक्यू को कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, आरपीक्यू को कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, तो आरपीक्यू का जो था वो अपने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन वाला जो स्टेटमेंट बनाया था यहाँ पे आप देखें, तो जब डिमांड 14,400 था तो कंट्रीब्यूशन 17,28,000 आ रहा था, और जब डिमांड था 10,000 तो उसमें कंट्रीब्यूशन आ रहा था 22 लाख। तो अपना वही फिगर आ जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन 10,000 था उसमें कंट्रीब्यूशन आ रहा था, डिमांड आरपीक्यू का जब 10,000 था तो उसमें कंट्रीब्यूशन आ रहा था 22 लाख। वैसे ही जब डिमांड बढ़ के 14,400 तो उसमें कंट्रीब्यूशन कम हो रहा था, यानी कि 17,28,000 वैसे 10,000 के लिए 28 लाख। तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन कंपनी कमाएगा वो कैसे, पी क्यू आर को ट्रांसफर करने की वजह से, पी क्यू आर एक्सटर्नल ट्रांसफर कर रहा था प्लस पी क्यू आर को आर पी क्यू में ट्रांसफर कर रहा था, और आर पी क्यू का जो बाहर में बेच रहा था उसके वजह से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था, वो तीनों को ऐड कर देंगे तो मेरा कंट्रीब्यूशन टोटल कंपनी का आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग पहला ऑप्शन के लिए देखें तो 38 लाख प्लस 19 लाख प्लस 22 लाख यानी कि 79 लाख जो है कंट्रीब्यूशन आ रहा था टोटल। ठीक है, ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में 73,64,000, ऑप्शन 3 में 70 लाख आ रहा था। और जो फिक्स कॉस्ट है ये तो अपना जो लगेगा वो कैसे लगेगा, अपना जो फिक्स कॉस्ट लगने वाला था ये अपना जो पी क्यू आर बना रहे थे 30,000 यूनिट, और जो एक यूनिट के लिए जो फिक्स कॉस्ट इनकर हो रहा था वो 40 करके। आइए इसको देख लेते हैं 40 कहाँ था, तो 40 यहाँ पे था, 40 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सेकेंड लास्ट में यहाँ पे 40 रुपीज़ का फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था और 30,000 यूनिट बन रहा था पी क्यू आर का। तो पी क्यू आर का 30,000 इंटू 40 आ जाएगा, प्लस इसका 10,000 यूनिट यहाँ पे
एडिशनली सेल हो रहा था आरपीक्यू का, तो आरपीक्यू का 30,000 सॉरी आरपीक्यू का 10,000 यूनिट पे ही यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 120 करके इनकर होगा। तो वही चीज़ है और तीनों में सेम ही रहेगा। तो 30,000 इंटू 40, 30,000 इंटू 40 एम प्लस उसके बाद यहाँ पे 10,000 यूनिट जो आर पी क्यू का था इंटू 120 करके यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो टोटल 12 लाख, यानी कि टोटल जो है फिगर 12 लाख प्लस 12 लाख यानी कि 24 लाख का आ जाएगा। तो 24 लाख तीनों ही केस में आ जाएगा। जब कंट्रीब्यूशन आ गया कंपनी का उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का आ जाता है। सेम वे अपने कैलकुलेट कर लेंगे जब ट्रांसफर प्राइस मेरा 120 रहता है तो उस केस में क्या प्रॉफिट होगा। तो जब अपने आर पी क्यू का सबसे पहले हम लोग देखें तो सॉरी पी क्यू आर का सबसे पहले हम लोग देखें तो जब एक्सटर्नल सेल कर रहे थे तो जो कंट्रीब्यूशन है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन जब अपने ट्रांसफ़र कर रहे थे पी क्यू आर को 120 पे तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट ही 100 का था, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 आ रहा था इंटरनल ट्रांसफ़र पे। तो अपना जो यूनिट था इंटरनल ट्रांसफ़र का वो 10,000 14,400 और 10 था उसको 20 के संग में इंटू कर देंगे तो 2 लैक्स आ जाएगा, 288 2 लैक्स आ जाएगा पहला ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में 2,88,000, थर्ड ऑप्शन में आ जाएगा मेरा जाकर के 20 इंटू 10,000 यानी कि 2 लैक्स। ठीक है, और जो खुद का कंट्रीब्यूशन आर पी क्यू का था वो कितना आ जाएगा, तो वो तो अपने जो है अपने ऊपर देखेंगे क्योंकि कैलकुलेट किए हुए थे। जब ट्रांसफ़र प्राइस यहाँ पे 120 था तो आर पी क्यू का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे बढ़ जा रहा था क्योंकि ट्रांसफ़र प्राइस कम में कर रहे थे, यानी कि कॉस्टिंग तो आर पी क्यू को बनाने के लिए कम लग रहा था और सेलिंग प्राइस तो सेम ही था। तो इस केस में कंट्रीब्यूशन बढ़ जा रहा था, यानी कि 14,400 वाले कॉलम में जो है कि कंट्रीब्यूशन आ रहा था 41,76,000। तो यहाँ पे आप देखें तो 41,76,000 ये बीच वाला कॉलम यानी कि 14,400 वाले में, और जो है 10,000 वाले में 39 लैक्स का जो है कंट्रीब्यूशन आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 10,000 यूनिट का जो था उसमें जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 390 इंटू 10,000 यानी कि 39 लैक्स ये जो है कंट्रीब्यूशन आएगा यहाँ पे 39 लैक्स 10,000 वाले में। तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन था ऑप्शन 1 में 79 लैक्स और कॉलम 2 में आ रहा था, ऑप्शन 2 में आ रहा था 73,64,000, वैसे ही ऑप्शन 3 में आ रहा था 70,000। और ऊपर जो फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम ही रहने वाला है यानी कि 24 लैक्स। तो कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी में जो फिक्स कॉस्ट है वो माइनस कर देंगे 24 लाख का, यानी कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 55 लाख 49 लाख 64,000 46 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके नीचे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन के बारे में, तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, अब अपने आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, यानी कि प्रॉब्लम 12 में 4 प्रोडक्ट पी क्यू आर लिमिटेड PQR&S आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रॉफिट सेंटर डिवीजन ए। डिवीजन ए एक प्रॉफिट सेंटर है जिसमें PQR&S 4 तरह का प्रोडक्ट है। ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड इन एक्सटर्नल मार्केट ऑल्सो, और सारा एक्सटर्नल मार्केट में हम लोग बेच भी सकते हैं। डेटा फॉर द पीरियड आर एज फॉलोज। PQR&S का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, मार्केट प्राइस पर यूनिट दिया हुआ 70, 69, 56, 46 फॉर PQR&S रिस्पेक्टिवली। उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है चारों का। वैसे ही लेबर आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट में कितना लेबर आवर लगता है, तो P का एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटा और Q के एक यूनिट के लिए 2 घंटे और R का एक यूनिट के लिए 2 आवर्स और S का एक यूनिट के लिए 3 आवर्स का टाइम लगता है। इसके अलावा जो है स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट पर 10,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है, यानी कि आप 10,000 यूनिट अगर आप बनाते हैं प्रोडक्ट का तो उसमें आपको 2500 यूनिट पी का में लगेगा और क्यू में लगेगा 12,600 और आर में लगेगा 15,000 पर 10,000 यूनिट्स और एस में लगेगा 18,000 पर 10,000 यूनिट्स। ठीक है, इसके नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो प्रोडक्ट एस कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन बी। जो लास्ट में प्रोडक्ट है एस जो है उसको आप लोग डिवीजन बी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट मैट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर इज 20,000 यूनिट्स ऑफ एस का 20,000 यूनिट ट्रांसफर करना पड़ेगा बी में। द स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट गिवन अबव आर अवॉइडेबल इफ द प्रोडक्ट इज नॉट मेड, दे कैन इनकर फॉर एवरी 10,000 यूनिट्स। यानी कि
अगर आप 10,000 यूनिट नहीं बनाते हैं तो वो अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि वो फिक्स कॉस्ट अगर आप नहीं बनाते हैं तो वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट तभी लगेगा जब आप यूनिट बनाएंगे। ठीक है, द मैक्सिमम सेल्स यूनिट इन एक्सटर्नल मार्केट यहाँ पे दिया हुआ PQRNS का जो एक्सटर्नल सेल्स यूनिट है वो दिया हुआ है, जैसे P का 30,000 है, Q का 31,000 है, R का यहाँ पे 28,000 है, S का 18,000 का है। ठीक है, सेलिंग ये एक्सटर्नल मार्केट में डिमांड, यानी कि जो एक्सटर्नल मार्केट में डिमांड है बी का, एस का वो 18,000 है और बी को चाहिए वो 20,000 चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखना है। डिवीजन बी कैन परचेज द सेम प्रोडक्ट at a slightly cheaper price of rupees 45 per unit, instead receiving transfer of product as from division A without any extra transportation inspection cost. B can also take partial supply from A. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो डिवीजन बी को एस चाहिए 20,000 वो बाहर से भी खरीद सकता है, हालांकि वो थोड़ा सा अलग रहेगा प्रोडक्ट, और वो जो कॉस्ट में खरीदेगा वो 45 पर यूनिट में खरीदेगा। और डिवीज़न बी चाहे तो पार्शियल जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट एस का वो भी खरीद सकता है डिवीज़न ए से। और टोटल लेबर आवर्स का जो अवेलेबिलिटी है वो 1,92,000 आवर्स है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो की फैक्टर वाला बात आ गया, तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर अपने को निकालना पड़ेगा, उसके बाद अपने क्वेश्चन में प्रोसीड कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं कि व्हाट इज प्रोडक्ट ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स एंड corresponding कंट्रीब्यूशन नेट ऑफ स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ये प्रोडक्ट मिक्स बनाना है, तो प्रोडक्ट मिक्स का आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले अपने रैंक कर लेंगे कि कंट्रीब्यूशन किस प्रोडक्ट में ज़्यादा है। जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उस प्रोडक्ट को अपने सबसे पहले बनाने वाले हैं, उसके बाद रैंकिंग के हिसाब से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एज वेल एज कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर आपने देख लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मैक्सिमम सेल्स यूनिट जो था मार्केट में वो 30,000, 31,000, 28,000 और 18,000 PQRNS के लिए था। ठीक है, और मार्केट प्राइस पर यूनिट PQRNS के लिए दिया हुआ था 70, 69, 56, 46 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ था। तो प्राइस मार्केट प्राइस मैंने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किया तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब जो लेबर आवर्स रिक्वायर्ड था पर यूनिट बनाने के लिए PQRNS के लिए वो 3,222 एंड 3 आवर्स था। तो ये आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कितना आ जाएगा मेरा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय लेबर आवर पर यूनिट, तो 1.33 आ गया पी का कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, और क्यू का आ गया 5, आर का आ गया 10 और एस का आ गया 3। तो रैंकिंग कर देंगे, तो जिसका कंट्रीब्यूशन आर का एक लेबर आर का जो कंट्रीब्यूशन है 10 यानी कि सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्यू का है 5 यानी कि सेकेंड है, और एस का 3 है, उसके बाद पी का 4 है। और स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ था कि एवरी 10,000 यूनिट्स के लिए जो अपना फिक्स कॉस्ट इनकर होगा वो दिया हुआ था। ठीक है, तो रैंक वुड बी द सेम इन केस ऑफ कंट्रीब्यूशन नेट ऑफ स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट। तो एलोकेशन अपने कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है कि आर का जितना प्रोडक्ट बनाना है वो बना लेंगे, उसमें लेबर आर यूज़ कर लेंगे, उसके बाद क्यू का, उसके बाद एस का, उसके बाद पी का। ठीक है, तो अवेलेबल आवर्स जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,92,000 था। तो सबसे पहले आर का जो चूँकि रैंक 1 आर का है, ठीक है, तो उसमें बनाना है अपने को 28,000 यूनिट्स इनटू लेबर आवर, एक यूनिट के लिए 2 आवर्स लग रहा था यानी कि 2 कर दिए, तो मेरा 56,000 यूनिट आवर्स लग गया इसमें आर को बनाने के लिए। तो 1,92,000 माइनस 56 आ गया, तो इसको अपने माइनस कर दिए, तो मेरा बैलेंस बच गया 1,36,000 आफ्टर एलोकेशन ऑफ आर। ठीक है, अब अपने क्यू जो रैंक 2 है उसको बनाने वाले हैं। तो क्यू का जो है इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान देने का, क्योंकि क्यू का जो है डिमांड जो है मार्केट में वो हम लोग देखते हैं तो 31,000 का है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग 1,000 एक्स्ट्रा बनाते हैं तो उसके लिए 12,600 का मेरा फिक्स कॉस्ट एडिशनल इनकर होता है। तो अपने देखेंगे इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला बात कि यदि हम 12,500 हम अपना फिक्स कॉस्ट लगा रहे हैं, ठीक है,
क्योंकि अगर हम लोग 30,000 तक बनाएंगे तो 12,600 इंटू 3 लगेगा, ठीक है। अब ऐसे अगर 31,000 बनाएंगे तो ये जो कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट वो बढ़ जाएगा 12,600। तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा क्या एक्स्ट्रा 1,000 बनाने से मेरा कंट्रीब्यूशन 12,600 आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो 1,000 हम लोग एक्स्ट्रा बनाते हैं तो कंट्रीब्यूशन पर आर जो है, सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 है, यानी कि 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा बना रहे, कंट्रीब्यूशन 10 था इंटू 10, यानी कि 10,000 ही कमा रहे। यार मेरा फिक्स कॉस्ट है 12,600। तो हाँ भैया, हम 10,000 कमा करके, तो सॉरी 10,000 कमा करके 12,600 क्यों खर्चा करें फिक्स कॉस्ट में। तो इससे अच्छा है ना हम 30,000 ही बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अपने 30,000 ही बनाने वाले हैं, जो स्टार मार्क किया हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें 30,000 ही बना रहे हैं, क्योंकि 1,000 बनाने से मेरा कंट्रीब्यूशन 10,000 ही आ रहा था और नुकसान हो रहा था मेरा 12,600 फॉर फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो 30,000 यूनिट्स इंटू 2 आवर्स, एक यूनिट के लिए 2 आवर्स चाहिए था। तो क्यू का आ गया 30,000 इंटू 2 यानी कि 60,000, यानी कि अब जो बैलेंस बच गया आफ्टर एलोकेशन ऑफ आर एंड क्यू इज 76,000। अब 76,000 एलोकेशन कर देंगे एस का क्या है कि 18,000 यूनिट था एक्सटर्नल डिमांड, और एक यूनिट को बनाने के लिए अपने जो टाइम लग रहा था वो 3 आवर्स का लग रहा था। 18,354 यानी कि 54,000 आवर्स लग रहा था एस के लिए। तो 76,000 माइनस 54 यानी कि 22,000 बैलेंस बच गया। अब ये बैलेंस बच गया सिर्फ और सिर्फ पी प्रोड्यूस होगा, तो 22,000, और एक यूनिट ऑफ पी बनाने के लिए 3 घंटे का समय लग रहा था। तो टोटल 22,000 अवेलेबल था, डिवाइड बाई 3 करेंगे यानी कि 22,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे यानी कि 7,333.33 यूनिट्स हम लोग बना पाएंगे पी का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट की ओनली अप टू 30,000 यूनिट एज नेक्स्ट 1,000 इज नॉट जस्टिफाइड ड्यू टू 12,000 बीइंग स्पेंट। तो वही जो मैंने ऊपर बोला था कि कंट्रीब्यूशन 10,000 का आ रहा है और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट लग रहा है 12,600। तो इसीलिए हम लोग 30,000 ही बनाएंगे, 31,000 नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपने ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स कंट्रीब्यूशन नेट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट बेस्ड ऑन रैंकिंग यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो यूनिट है पी क्यू आर एन एस का, तो क्यू आर एन एस का तो पूरा का पूरा बन रहा था, पी में शॉर्टेज पूरा था लिवर का, तो इसीलिए उसमें अपने 7,333.33 यूनिट अपने बना रहे थे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे क्वेश्चन में पी क्यू आर एन एस का आ गया था, ऊपर अपने कैलकुलेट किया था 4 10 20 4 10 29, तो 4 10 29, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया यहाँ पे। और जो फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि पहला जो पी में है कि अपना जो है 10,000 के अंदर ही बन रहा था, इसीलिए 2,500, क्योंकि पर 10,000 जो फिक्स कॉस्ट था यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड में है कि अपना जो है क्यू में है 30,000 यूनिट बन रहा है, यानी कि 12,600 इंटू 3, तो यानी कि 37,800। वैसे आर के लिए 45,000 क्यों आया, क्योंकि 15,000 पर यूनिट इंटू 10,000 के मल्टीपल में, तो 15,000 इंटू 3 यानी कि 45,000, ठीक है। 45,000 वैसे 18,000 इंटू 2 36,000 आ गया। तो ये मेरा स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट आया जो पी क्यू आर एन एस के लिए था। तो तीनों का माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट और लास्ट का एक कॉलम बना लिया प्रॉफिट का। तो जो मेरा टोटल प्रॉफिट आ गया कंपनी का वो 9,30,033.32 आया है। अब अपना जो सेकेंड रिक्वायरमेंट था उसको देख लेते हैं। हाउ मेनी यूनिट्स शुड ए ट्रांसफर टू बी एंड व्हाट प्राइस। तो ए कितना ट्रांसफ़र करेगा बी को और कितने प्राइस पे, तो वो चीज़ अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यानी कि ट्रांसफ़र प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ पे अपने देखने वाले हैं कि जो पी का था वो टोटल 30,000 यूनिट मार्केट डिमांड था पी का, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पी का जो मार्केट डिमांड था वो 30,000 था, और अपने जो एस का जो एक्सटर्नल मार्केट में डिमांड था वो 18,000, और जो डिवीजन बी को चाहिए वो 20,000। तो तीनों का सबसे पहले अपने रैंकिंग करने वाले हैं। तो मार्केट प्राइस तो दिया हुआ था ही, क्योंकि 70 रुपीज़ था पी का, और एस का था 46, जो एक्सटर्नल में सेल कर रहे थे 45 डिवीज़न बी को देना पड़ेगा, क्योंकि डिवीज़न जो बी है वो एस का जो है 45 में परचेज कर पा रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिवीजन बी कैन परचेज द सेम प्रोडक्ट एट ए स्लाइटली चीपर प्राइस ऑफ
₹45 per unit instead of receiving transfer of division S प्रोडक्ट एस फ्रॉम डिवीजन ए, यानी कि अगर डिवीजन ए से एक्स को नहीं खरीदता, यानी कि बाहर से खरीदता डिवीजन बी, तो वो 45 पे खरीदता, तो इसलिए 45 उसका हो जाएगा ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, तो ये मेरा 45 हो गया, ये 45 हो गया। और जो पी का जो वेरिएबल कॉस्ट था 66 और एस का तो दिया हुआ था ही 37 क्वेश्चन में, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। और जो लेबर आवर पर यूनिट था वो पी का एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे का टाइम लग गया था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। एस का एक यूनिट के लिए भी 3 घंटे का। तो अपने कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकाल लिए। तो 2 पॉइंट यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जो एस अपना बाहर में बेच रहा था उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, यानी कि एक लेबर आवर में, 1 लेबर आवर में जो कंट्रीब्यूशन था ₹3 का था। ठीक है, और जो अपना डिवीजन बी को ट्रांसफर कर रहा था उसके इसमें कंट्रीब्यूशन 2.6 था, यानी कि रैंक 2 था, और रैंक 3 1.33 था। और जो स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट पर 10,000 यूनिट था वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जैसे एस के लिए जो है, पी के लिए जो है 2500 इंटू 3 लग जाएगा, वैसे एस के लिए 2 के मल्टीपल में 18,000 इंटू 2 36,000, वैसे एस के लिए भी 36,000 लग जाएगा फिक्स कॉस्ट, क्योंकि पर 10,000 यूनिट इतना रुपीज़ का खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे देख ले रहे हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ डिवीजन बी कितना, 20,000 यूनिट बी को चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ डिवीजन बी। ठीक है, डिवीजन बी का जो एलोकेशन है ऑन द बेसिस वो वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो एक्सटर्नल सेल कर पाएंगे, लॉस ऑफ एक्सटर्नल सेल हो जाएगा, क्योंकि एस को ट्रांसफ़र करने में वो 12,667.67, तो 12,666.67 का जो बाहर में हम लोग बेच नहीं पाएंगे, तो वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, यानी कि वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, वो कॉस्ट का पार्ट बढ़ जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग नेट गेन ऑन ट्रांसफर 20,000 यूनिट टू डिवीजन बी, तो 20,000 यूनिट बी को ट्रांसफर करने के लिए कितना सेविंग होगा, कितना कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो जो कंट्रीब्यूशन है बी को ट्रांसफर करने के लिए 8 पर यूनिट आ रहा था। ठीक है, 8 पर यूनिट और 20,000, तो 20,000 इंटू 8 तो 1,60,000, 1,60,000। लेकिन बी यूनिट बी को, मतलब बी को ट्रांसफ़र करने के लिए, बी को ट्रांसफ़र करने के वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस हो जा रहा था ऊपर में 12,667.67, सॉरी 12,666.67 यूनिट्स, और एक यूनिट में मेरा जो कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा था ₹9 करके, यानी कि 1,14,000 का लॉस हो रहा था कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही, और फिक्स कॉस्ट वो कितना लग रहा है 18,000। ठीक है, 18,000 लग रहा था एस का एडिशनल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा जो है लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन नेट ऑफ स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट पी को नहीं बेच पा रहे थे, जिसके वजह से कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा था, वो 26,833.3। वो कैसे आया था, तो जितना अपना जो यूनिट्स था पी का वो नहीं बेच पा रहा था, इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ये तीनों जो कॉस्ट है वो माइनस कर देंगे, तो मेरा नेट गेन आ जाएगा 1,166.68। ठीक है, तो कंक्लूजन अपना यही निकलता फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव नेट गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ 20,000 यूनिट टू डिवीजन बी इज नेग्लिजिबल, यानी कि 1166, यानी कि 1166 बहुत ही कम प्रॉफिट है। टू टेक फाइनल कॉल टू ट्रांसफर 20,000 यूनिट टू डिवीजन बी, company should consider the factor also such as market future demand, मार्केट प्राइस एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑल्सो। तो वही 1166 के लिए आपको बहुत सारे चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर ये शॉर्ट टर्म है तो भैया आप काम मत कीजिए, अगर लॉन्ग टर्म में मिलता रहेगा फ़ायदा, आने वाला फ़ायदा रहेगा, मार्केट डिमांड रहेगा, फ्यूचर डिमांड है, तो आप जा सकते हैं। बस यही था। अब आने वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 है उसके आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।